हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज की बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो देख लेते हैं पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम डाइजेशन की परिभाषा जानते हैं। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स ब्रेक्स इनटू सिंपल फूड मटेरियल्स। जटिल भोजन को सरल भोज पदार्थों में तोड़ना ही पाचन की क्रिया है। पाचन की क्रिया में ये ऑर्गन्स हैं जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ कैविटी से शुरू होता है और एनस पर खत्म होता है। तो माउथ कैविटी हो गया, ओइसोफेगस है, लीवर है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, बिग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और एनस है। एनस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है और माउथ कैविटी फर्स्ट पार्ट है। तो इन ऑर्गन्स को हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है। तो सबसे पहला है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रथम भाग माउथ कैविटी होता है। माउथ कैविटी में सिल्वरी ग्लैंड्स, टीथ और टंग उपस्थित होती है, यानी कि लार ग्रंथियाँ होती हैं, दांत होते हैं और जीभ होती है। तो सबसे पहले हम लार ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पेरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पेरोटिड जो होती है वो कान के नीचे, दोनों कान के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। सब मैक्सिलरी दोनों जबड़ों के जोड़ के पास स्थित होती है, यहाँ पर। ये जो है सब मैक्सिलरी है और सब लिंगुअल जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि ये कान के ठीक नीचे सिल्वरी ग्लैंड्स जो है वो पेरोटिड है। दोनों जबड़ों के जोड़ के पास जो स्थित है वो सब मैक्सिलरी है और जो जीभ के ठीक नीचे है उसे हम सबलिंगुअल लार ग्रंथ कहते हैं। लार ग्रंथ से लार का स्रवण होता है। लार में 99% वाटर और 1% में म्यूसिन और टाइनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूसिन भोजन को चिकना बनाता है ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके, और टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में चेंज करता है। आगे हम देखते हैं टीथ, दांत। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। केनाइन होता है, इंसाइसर्स होता है, मोलर होता है और प्रीमोलर होता है। केनाइन जो दांत होते हैं वो चीड़ने फाड़ने वाले दांत होते हैं। जैसे कि हम गन्ना को छीलने के समय जो भी दांत का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम केनाइन दांत कहते हैं। इंसाइसर्स होता है जो मिठाई को काटने के लिए हम जिन दांतों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंसाइसर्स दांत कहते हैं। मोलर और प्रीमोलर भोजन को रगड़ने एवं पीसने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ कैविटी के अंदर पाई जाती है। इसमें टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। 4 प्रकार की स्वाद ग्रंथियां इसमें होती हैं। जीभ के अग्रभाग पर मीठे का एहसास करने वाली स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। जीभ के पश्च भाग जो कंठ के पास होता है वहाँ पर कड़वेपन का टेस्ट लेने वाली टेस्ट बड पाई जाती हैं, तथा जीभ के दोनों तरफ खट्टा और नमकीन का फील करने वाली टेस्ट बड पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं ओइसोफेगस की या ग्रहणी। जो ओइसोफेगस होती है यह माउथ कैविटी से शुरू होती है और स्टमक तक आती है। इसमें भोजन, माउथ कैविटी से ग्रहण किया हुआ भोजन ओइसोफेगस में क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता हुआ लास्ट में स्टमक में आकर रुक जाता है। स्टमक एक थैलेनुमा संरचना है जहाँ पर भोजन के पाचन की क्रिया शुरू होती है। यहाँ का माध्यम अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है और भोजन को यहाँ पर सड़ने से बचाता है। इसके अलावा यह भोजन को काफ़ी समय तक यहाँ पर बनाए रखता है और पाचन की क्रिया को प्रभावी रूप से अंजाम देता है। उसके बाद हम बात करें लीवर की। तो लीवर जो एक ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर लिखा भी है बिग ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट 1.5 से 2.0 kg के बीच में होता है। ये एक प्रकार का जूस को स्त्रवित करता है जिसे बाइल जूस कहते हैं। यह येलो इन कलर में ये येलो होता है, पीले रंग का होता है, जिसका pH 7.7 होता है और इसमें
से लेकर 1000 ml तक बाइस जूस प्रतिदिन बनता है लीवर में। यदि हम बात करें पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज एक अग्नाशयिक ग्रंथि है जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों में अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा में ग्लूकोगान हार्मोन्स बनता है, बीटा में इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और गामा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्रवण होता है। और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस बनता है जिसका pH 7.5 होता है। अब हम देख लेते हैं आंत। तो मनुष्य में आंत 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक बिग इंटेस्टाइन होती है। एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छोटी आंत क्या है। छोटी आंत में यदि हम देखें तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ब्लड को देते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि एब्जॉर्ब हो जाता है और सीधे ब्लड में मिल जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा दिया जाता है। बिग इंटेस्टाइन में 2 पार्ट होते हैं, एक कोलोन का होता है और रेक्टम का होता है। कोलोन और मलाशय। कोलोन और मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ होता हुआ लास्ट कोलोन से होता है और लास्ट में रेक्टम में पहुंचता है और वहां से एनएस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब यदि हम बात करें डाइजेशन प्रोसेस की, तो डाइजेशन प्रोसेस 3 चरणों में पूरी होती है। 3 स्टेप्स आर फॉर डाइजेशन। डाइजेशन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, जो कि माउथ कैविटी के द्वारा होता है। दूसरा होता है भोजन का पाचन और तीसरी प्रोसेस होती है छोटी आंत में, जहां से होता है भोजन का अवशोषण और उसके बाद भोजन बहिर्क्षेपण के रूप में शरीर से बाहर कर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भोजन के पाचन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, जो कि माउथ कैविटी द्वारा होता है। उसके बाद होता है भोजन का पाचन। तो पाचन में कई अंग मदद करते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेंक्रियाटिक जूस हो गया यानी पेंक्रियाज। उसके बाद भोजन का अवशोषण होता है जो कि छोटी आंत द्वारा होता है और लास्ट में भोजन एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो अंतर्ग्रहण हो गया माउथ कैविटी के द्वारा, पाचन हो गया स्टमक के द्वारा और लीवर और पेंक्रियाज के द्वारा। उसके बाद छोटी आंत द्वारा भोजन का अवशोषण होता है और लास्ट में बहिर्क्षेपण होता है एनस के द्वारा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ कैविटी। सर्वप्रथम भोजन को हम मुख में डालते हैं। मुख में दांत पाए जाते हैं। दांत भोजन को अच्छी तरह से चबाते एवं पीसते हैं। लार ग्रंथियों से लार आता है और लार युक्त भोजन मिलकर ग्रहणी से होता हुआ स्टमक में आता है। वहाँ हम देख लेते हैं सेल्वरी ग्लैंड से लार ग्रंथियों से म्यूसिन और टाइलिन नामक लार एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को भोजन को चिकना बनाता है और टाइलिन भोजन के मंड को माल्टोज में बदल देता है और यह लार युक्त भोजन ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। तो दूसरी प्रोसेस हमारी स्टमक में शुरू हो जाती है, डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो भोजन के पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ का माध्यम अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाता है और भोजन को यहाँ पर सड़ने से बचाता है। उसके बाद पित्ताशय से पित्त रस आता है और भोजन में अच्छी प्रकार से मिल जाता है। पित्त रस निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे कि यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है, भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है और भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है। उसके बाद अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आता है और भोजन में अच्छी प्रकार से मिल जाता है और उसके पश्चात भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके पश्चात यह भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलाई पाए जाते हैं जो कि उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं और ये भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड को दे देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ एनएस के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। धन्यवाद।